नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं पाठशाला रेलवे एग्जाम में। आज का हमारा जो 20 मिनट का शो चल रहा है और मैंने आपको बोला था मैं धीरे धीरे 45 दिन में आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा और सारे कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो साउंड से है और साउंड से स्पेशली मैं आपको बताऊंगा साउंड की स्पीड के बारे में। साउंड का चैप्टर तो वैसे बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपका जो डाउट क्लियर करने वाला हूं वो साउंड की स्पीड का क्लियर करने वाला हूं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप यूट्यूब से पूरा साइंस पढ़ना चाह रहे हैं तो पाठशाला रेलवे एग्जाम में 3 ऐसी प्लेलिस्ट मैं आपको बताऊंगा जिसको फॉलो करने के बाद आप अपना साइंस मजबूत कर सकते हैं। और इस बात को मैं स्टाम्प पेपर में लिख के भी दे सकता हूं, आप 100 रुपए वाला चाहे स्टाम्प पेपर लाके साइन करा लेना। बच्चों, आप लोगों को पाठशाला रेलवे एग्जाम टेलीग्राम यूट्यूब पर आना है। पाठशाला रेलवे एग्जाम पे आएंगे तो यहाँ प्ले लिस्ट वाले ऑप्शन में आ जाइएगा और जैसे ही आप प्ले लिस्ट वाले ऑप्शन में मेरे भाई आएंगे तो थोड़ा सा आप इसको ऊपर बढ़ाएंगे तो सबसे पहली प्लेलिस्ट जो ये वाली है 45 दिन साइंस थ्योरी क्लास, जिसमें 8 वीडियो हैं। आपने देख लिए होंगे 8 वीडियो। अरे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि 8 है, दिखा रहा है 7 है। बच्चों को दिखाता 7 इसलिए है क्योंकि 8वां वीडियो ना अगले दिन का होता है, वो आपका अगले दिन ऑटोमेटिक ही खुल जाएगा, उसके लिए परेशान मत होइए। डेली मैं आपको एक वीडियो दे रहा हूं, आप बात समझो, है ना। अगली जो प्लेलिस्ट है वो 45 दिन साइंस प्रैक्टिस, ये वाली प्लेलिस्ट में मैं आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराऊंगा और इसी में मैथ्स भी होगा, ठीक है, दोनों हो रहा। और इसके बाद एक और प्लेलिस्ट है जो पूरी तरीके से साइंस की थ्योरी, जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैग्नेटिज्म पूरा पढ़ा दो सर, लाइट पूरा पढ़ा दो, है ना सर, पीरियोडिक टेबल पूरा पढ़ा दो सर, ग्रेविटेशन पूरा पढ़ा दो सर, साउंड पूरा पढ़ा दो, ऐसी आपकी डिमांड रहती है। तो जो बच्चे कहते हैं मुझे पूरा पढ़ा दो तो वो ये वाली प्लेलिस्ट को फॉलो करे, साइंस थ्योरी क्लास फॉर रेलवे एग्जाम। आपके ये 17 वीडियो जरूर दिखा रहा है, लेकिन ये 17 वीडियो अकेले वन शॉट वीडियो है, इसमें 5 घंटे का अकेले क्या है ऑप्टिक्स है। तो मेरे कहने का ये अर्थ है कि यहाँ 17 गुणे 5 कम से कम कर लो, नहीं 5 तो 3 तो कर ही लो। 50 घंटे की प्लेलिस्ट है और भी इसमें बहुत सारे वीडियो धीरे धीरे हमारी ऐड हो जाएंगे। तो ये जो 3 प्लेलिस्ट है, इन 3 प्लेलिस्ट को आप प्रॉपरली फॉलो कीजिए और मैं आपको बताता हूं, आपको कहीं भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं, साइंस आपका मजबूत हो जाएगा। ओके, चलो भाई, तो मैं क्लास की शुरुआत करता हूं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, साउंड है। बच्चों, साउंड के बारे में डिटेल में हम बातें समझेंगे, फिर लास्ट में क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। देखो साउंड क्या है, जैसे कि मैं आपको ये बोलूं, और भाई कैसे हो, ध्वनि है सर, साउंड है, मेरे कानों में जो चीज सुनाई देती है वही तो साउंड है। तो साउंड ना एक तरह की क्या होती है, तरंग होती है। साउंड एक तरह की क्या होती है सर, साउंड एक तरह की वेव होती है। अब ये कैसी वेव होती है, इस वेव का क्या काम होता है, ये बात आप लोगों को अच्छे से क्लियर करनी है। तो अगर कोई पूछे कि साउंड क्या है, ध्वनि क्या है, तो कह देना ध्वनि सर एक तरह की तरंग होती है, तरंग। अच्छा सर, ठीक है, अब साउंड के बारे में थोड़ा और बताइए। बच्चों, सबसे पहले तो आप वेव का क्लासिफिकेशन समझो कि वेव हमारी होती कितने तरह की है और वेव को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो बच्चों, जब भी कभी हम तरंग की बात करते हैं, वेव की बात करते हैं, तो वेव हमारी मेन 2 तरह की होती है। सबसे पहली जो वेव होती है उस वेव को बोला जाता है मैकेनिकल वेव, ठीक है। सबसे पहली जो वेव होती है उस वेव को बोलते हैं हम लोग मैकेनिकल वेव। ध्यान रखना, मैकेनिकल वेव का हिंदी में नाम होता है यांत्रिक तरंग। बच्चों, वो तरंग जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है उसे हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव एक ऐसी वेव होती है जिसको चलने के लिए, बताइए किसकी आवश्यकता पड़ती है, माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, उसे बोलते हैं मैकेनिकल वेव। अच्छा सर, माध्यम मतलब सॉलिड चाहिए, लिक्विड चाहिए, गैस चाहिए, जिनको माध्यम की आवश्यकता पड़ती है उसको हम लोग मैकेनिकल वेव कहते हैं। दूसरी वेव जो होती है वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हिंदी में ध्यान रखना इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। ओके बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं, तो कह देना विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे हमारी वो तरंगे होती है जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब ये कहां पर चलती हैं, एक तो इनको चलने के लिए माध्यम नहीं चाहिए, ध्यान से सुन लो, इनको चलने के लिए किसी तरह का कोई माध्यम नहीं चाहिए। तो ये चलती कहां है, तो कह देना ये हमारी वैक्यूम में ट्रेवल करती है, निर्वात में ट्रेवल करती है। तो जो हमारी वैक्यूम में ट्रेवल करती हैं उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और जिनको चलने के लिए माध्यम चाहिए उन्हें मैकेनिकल वेव। बच्चों, माध्यम सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। और सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों के पास अपनी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। समझना बात को। इसीलिए मैकेनिकल वेव का एक दूसरा नाम और होता है मेरे भाई, मैकेनिकल वेव का दूसरा नाम होता है इलास्टिक वेव। कौन सी वेव होता है, तो कह देना मैकेनिकल वेव का दूसरा नाम होता है इलास्टिक वेव, ये इसका अदर नाम है। अच्छा सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितने तरह की होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 7 तरह की होती है। आपको सातों ऊपर से नीचे याद करनी है।
सबसे पहली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो हमारी होती है गामा वेव, या गामा रे बोल दीजिए, गामा रे। गामा रे सबसे पहली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। दूसरी होती है ध्यान रखना एक्सरे, एक्सरे। अब तीसरी कैसे याद करें? तीसरी तो याद करने के लिए आपने युवराज सिंह का नाम सुना, युवराज सिंह। युवराज सिंह को हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते थे? यूवी, 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 यूवी। तो यू से बताइए क्या हो जाएगा? सर यू से हमारा हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट। यू से बताइए क्या हो जाएगा? अल्ट्रा वायलेट। वी से बताइए क्या हो जाएगा? सर वी से हमारा हो जाएगा विजिबल। आई से क्या हो जाएगा? सर आई से हमारा हो जाएगा इंफ्रारेड। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? इंफ्रारेड। फिर इसके बाद दो तरह की वेव और आती है, जिनमें से एक वेव का नाम होता है माइक्रोवेव और दूसरी वेव का नाम होता है रेडियो वेव। तो अगली वेव जो होती है वो हमारी माइक्रोवेव कहलाती है, और बच्चों अगली जो वेव होगी उस वेव का नाम होता है रेडियो वेव। ये हमारी कह सकते हो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंगों में आपको एक बात याद रखना है कि रेडियो वेव हमारी वो वेव होती है जिनकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, लेकिन इनकी आवृत्ति की बात करेगा तो इसकी आवृत्ति सबसे कम होती है। रेडियो वेव की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा, आवृत्ति सबसे कम। गामा रे, गामा रे में उल्टा होता है। सर इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है लेकिन इसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा। बच्चों जिसकी आवृत्ति ज्यादा होती है ध्यान रखना उसकी ऊर्जा भी ज्यादा होती है। एक फॉर्मूला होता है E बराबर H इंटू न्यू, यहां पर न्यू आवृत्ति होती है, ठीक है, यह हमारा प्लांक्स फॉर्मूला होता है। तो ये E बराबर H इंटू न्यू। मैं आपको फिर से बता दूं यहां पर जो H है वो क्या है, तो कह देना H हमारा प्लांक्स नियतांक है, न्यू हमारी आवृत्ति है। तो बच्चों जहां पर आवृत्ति ज्यादा होगी वहां एनर्जी ज्यादा होगी, इसीलिए गामा रेज की एनर्जी भी हमारी सबसे ज्यादा होती है। जबकि रेडियो वेव, बच्चों रेडियो वेव की आवृत्ति कम है इसलिए एनर्जी भी हमारी मिनिमम है। सुना है? मैकेनिकल वेव, सर मैकेनिकल वेव हमारी दो तरह की होती है। सबसे पहली जो वेव होती है वो हमारी होती है अनुप्रस्थ तरंग, जिसको आप ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। और दूसरी बताइए कौन सी वेव होती है? सर दूसरी वेव का नाम होता है अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। दूसरी वेव का बताइए नाम क्या होता है? सर दूसरी वेव का नाम होता है अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। और बच्चों अनुदैर्ध्य तरंग को इंग्लिश में क्या ना बोलते हैं? सर इसको बोला जाता है लॉन्जिट्यूडनल, लॉन्जिट्यूडनल। अब मैं आपको बता दूं ट्यूडनल, मैं आपको बता दूं ये जो आपकी साउंड वेव होती है ना, सर साउंड वेव गैसों में चलती है, सॉलिड में भी चलती है, लिक्विड में चलती है। तो जो साउंड वेव होती है जो हमारे कानों में सुनाई देती है, ध्यान रखना कानों में सुनाई देने वाली जो साउंड वेव होती है वो हमारी कौन सी तरंग होती है? तो कह देना साउंड वेव हमारी लॉन्जिट्यूडनल वेव होती है। तो साउंड वेव कैसी वेव होती है? तो साउंड वेव हमारी लॉन्जिट्यूडनल होती है। अब हमारा मेन फोकस ना इस साउंड वेव के बारे में है, साउंड की स्पीड के बारे में है। तो ये एक बेसिक आइडिया था वेव का, वो मैंने आपको बताया। हालांकि अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य डिटेल में पढ़ा जाता है, लेकिन हमारा आज का टॉपिक जो है वो टॉपिक कौन सा है? साउंड वेव की स्पीड के बारे में आपको समझाना है। ओके, तो चलो फिर मैं अब आगे बढ़ता हूं। अब यहां से साउंड वेव की मैं स्पीड की बात करता हूं। अब यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो गया। ओके बच्चों, सबसे पहले तो बहुत सारी चीजें हैं समझाने को, आप ध्यान से सुनिए। साउंड हमेशा ध्यान रखना, साउंड को चलने के लिए माध्यम चाहिए, क्योंकि साउंड ना एक तरह का मैकेनिकल वेव होता है। तो जब आपसे ये पूछा जाता है कि साउंड किन किन मीडियम में चल सकता है, तो साउंड ध्यान रखना सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों माध्यम में चल सकता है, तीनों। तो तीनों माध्यम में स्पीड का फॉर्मूला हमारा अलग अलग होगा, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखना जब भी कभी ये पूछा जाए कि साउंड की स्पीड सॉलिड में क्या होती है, ठोस में क्या होती है, तो ठोसों में ध्यान रखना ध्वनि की चाल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट V बराबर अंडर रूट E अपॉन रो, ठीक है, E अपॉन रो। ये जो E अपॉन रो है, या कुछ लोग इसको D भी कह देते हैं। D का मतलब क्या है? सर D का मतलब डेंसिटी है। D का मतलब क्या है? डेंसिटी। E अपॉन D, यहां पर अगर कोई पूछे कि E क्या होता है, तो कह देना इस E को बोला जाता है यंग मॉडुलस। क्या बोलते हैं? यंग मॉडुलस बोलते हैं, यंग मापांक बोलते हैं, यंग मापांक। मैंने आपको कहा ना बहुत सारी किताबों में यहां पर जहां डी लिखा है वहां पर बहुत सारे लोग इसको रो से यूज करते, चाहे रो लिखा हो चाहे डी लिखा हो, उससे फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई पूछे ये रो क्या है, तो रो सॉलिड का क्या है? घनत्व है, डेंसिटी है। तो सॉलिड के लिए साउंड की स्पीड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट E अपॉन रो। E यंग मापांक होता है। बच्चों यंग मापांक का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हर एक सॉलिड का अपना अपना यंग मापांक होता है, और घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, सॉलिड के लिए।
लेकिन अगर हम लोग गैस और लिक्विड की बात करते हैं तो याद रखना, लिक्विड के लिए साउंड की स्पीड का फॉर्मूला √k/ρ होता है, √k/ρ होता है, ये लिक्विड के लिए है। लेकिन अगर गैसों की बात करते हैं तो गैसों में भी ध्यान रखना, साउंड की स्पीड का फॉर्मूला √k/ρ होता है। √k/ρ ये हमारा लिक्विड के लिए भी होता है, ये हमारा गैस के लिए भी होता है। आप सोच रहे होंगे कि अभी तक तो हमने पढ़ाई नहीं k/ρ। बच्चों, मैं आपको हमेशा ओरिजिन से पढ़ाने पे विश्वास रखता हूं, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहता कि हमेशा √γ/RT/m लगा दिया, नहीं तो आप अंदर वाले सवाल सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आप ये समझो कि यहां ये k क्या है। तो बच्चों, इस k को बोला जाता है बल्क मॉडुलस। क्या बोलते हैं हम लोग? बल्क मॉडुलस। अगर कोई पूछे कि k का हिंदी में नाम क्या है तो इस k को बोला जाता है हिंदी में आयतन प्रत्यास्था गुणांक। आयतन प्रत्यास्था गुणांक। जैसे ऊपर वाला क्या था? ऊपर वाला था यंग प्रत्यास्था गुणांक, तो नीचे वाला है हमारा k है हमारा आयतन प्रत्यास्था गुणांक। ओके, तो जब ये फॉर्मूले दिए गए सॉलिड, लिक्विड और गैस की फॉर्मूले सर ये होते हैं, आप इनको यूज कीजिए। फिर स्पीड मान निकाला गया। भाई हमें k के बारे में पता ही रहता है, जैसे कि पानी है तो पानी का बल्क मॉडुलस हमें पता रहता है, पानी की डेंसिटी हमें पता रहती है, हम वैल्यू रख देंगे और जैसे हम लोग वैल्यू रख देंगे वैसे ही सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो जब ये डेंसिटी और k, e इन सब के मान रखे गए और मान निकाले गए, तब ये देखा गया कि भाई साहब कि जो सॉलिड होता है उसमें साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा है। हाँ, तो बच्चों जब साउंड की स्पीड की चर्चा करेंगे तो साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा किसमें आई? तो साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा सॉलिड में आई। उससे कम साउंड की स्पीड किसमें आई? लिक्विड में आई। और सबसे कम साउंड की स्पीड किसमें आई? गैस में आई। तो ये जो हमारा पास सीक्वेंस आया ना मेरे दोस्त, ये सीक्वेंस हमारा साउंड की स्पीड का आ गया। तो ध्यान रखना, स्पीड ऑफ साउंड याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो स्पीड होती है वो सॉलिड में होती है, उससे कम हमारा लिक्विड में होती है, उससे कम हमारी गैस में होती है। अब मेरी बात समझ रहे हैं? आगे बात सुनो बच्चों। इसके बाद निर्वात में अगर कोई पूछे कि निर्वात में साउंड की स्पीड कितनी होती है, तो याद रखना, जब भी कभी बच्चों निर्वात में पूछे, यानी जहां पर कोई माध्यम नहीं होता, जहां पर कोई माध्यम नहीं होता, तो निर्वात में ध्यान रखना साउंड की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? तो निर्वात में साउंड की स्पीड हमारी 0 होती है। निर्वात में कभी भी आपको कोई भी साउंड नहीं सुनाई दे रही। चंद्रमा में निर्वात है, वैक्यूम है, एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए वहां साउंड नहीं सुनाई देता। ठीक है, अच्छा यहां तक बात समझ में। लेकिन ये जो गैस वाला फॉर्मूला है ना √k/ρ, इसकी स्टडी 2 साइंटिस्टों ने मिलकर की। ठीक है, मैंने कहा ना k को बोलते हैं बल्क मॉडुलस, आयतन प्रत्यास्था गुणांक। तो ये जो गैस वाला फॉर्मूला है इसकी स्टडी 2 साइंटिस्टों ने की। मैं बताता हूं, जैसे कि हम लोग जो बोल रहे हैं, मैंने बोला ओ शीला, तो शीला ने सुना। तो जब शीला ने सुना तो जो साउंड चला, मेरे द्वारा साउंड चला, ये साउंड जब शीला के कानों में पहुंचा तो वो किसी ना किसी प्रोसेस के थ्रू पहुंचा। वो समदाबी, समतापी, रुद्धोष्म कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब साउंड चलता है कहां पर? हवा में चलता है। ठीक है, तो अगर साउंड जो है हवा में चलता है तो किस प्रोसेस के थ्रू चलता है, तो इसके बारे में 2 साइंटिस्टों ने अपना अपना मत दिया। ठीक है, पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये कहा, उनका नाम था न्यूटन। उनका नाम क्या था? न्यूटन। और दूसरे जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था लाप्लास। सबसे पहले न्यूटन चर्चा है हमारे पास। उन्होंने ये कहा कि जब साउंड चलता है गैस में, तो साउंड जब चलता है गैस में तो साउंड का चलना हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। आइसोथर्मल, जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं समतापी प्रोसेस होता है। साउंड का चलना गैस में समतापी प्रोसेस होता है, ये न्यूटन चर्चा ने कहा। अच्छा, जब न्यूटन चर्चा ने हमारी ये बात बोली कि आइसोथर्मल होता है, तो थर्मोडायनेमिक्स में इंटर में एक चीज पढ़ाई जाती है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो k का मान होता है वो प्रेशर के बराबर हो जाता है। और जैसे वहां पर k का मान प्रेशर के बराबर किया गया, k का मान किसके बराबर किया गया? प्रेशर के बराबर किया गया। तो k की वैल्यू यहां पर प्रेशर के बराबर करनी है मेरे भाई। तो गैस के लिए जो साउंड की स्पीड का फॉर्मूला आ गया वो रूट के अंदर p/ρ, लेकिन आप p/ρ ना बोलते, इन्होंने p/d बोल दिया। हालांकि d से मतलब नहीं है, d यहां पर अभी भी क्या है? तो कह देना d अभी भी यहां पर क्या है बच्चों? डेंसिटी ही है, घनत्व ही है। साउंड की स्पीड का फॉर्मूला हमारे न्यूटन चर्चा ने ये दिया कि √p/d। फिर जब इससे साउंड की स्पीड निकाली गई तो गलत आ गई। आपको पता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो हवा में साउंड की स्पीड होती है वो 332 होती है।
तो जब इससे निकाली गई वो 332 आ ही नहीं रही थी, 332 से कम आ रही थी। ओहो, तब सबका भेजा खराब, भेजा ये खराब हो गया कि भैया 332 आनी चाहिए जीरो पर और तुम्हारी जो साउंड की स्पीड आ रही है वो साउंड की स्पीड आ रही है 332 से कम। तो नए साइंटिस्ट पैदा हुए जिनका नाम था लाप्लास। बच्चों, लाप्लास ने ये कहा कि न्यूटन भाई साहब आपसे थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही, साउंड का जो चलना होता है वो आइसोथर्मल नहीं होता, साउंड का जो चलना होता है गैस में वो हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू चलता है। और एडियाबैटिक प्रोसेस को बताइए क्या नाम से जाना जाता है? रुद्धोष्म प्रोसेस हिंदी में। और रुद्धोष्म प्रोसेस की खास बात क्या है? इसमें जो बल्क मॉडुलस के का मान आता है वो पी के बराबर नहीं, वो गामा इंटू पी के बराबर आता है। किसके बराबर आता है? गामा इंटू पी के बराबर आता है। अभी बहुत सारे लोग फॉर्मूला तो पढ़ते हैं, लेकिन कई सारे लोगों से पूछ लिया जाए ये गामा क्या है, गामा के बारे में कुछ जानते नहीं है। गामा नाम का एक पहलवान था पहले। तो बच्चों, अगर यहां पर के की वैल्यू रुद्धोष्म प्रोसेस के लिए गामा पी होती है और जैसी के की वैल्यू यहां पर रख देंगे तो देखिए ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा रूट के अंदर गामा पी अपॉन डी। गामा पी अपॉन डी ये हमारे पास कह सकते हो एक नेक्स्ट फॉर्मूला बन जाएगा हमारा साउंड की स्पीड का। बट इससे जब वेलोसिटी निकाली गई, वो एकदम एक्यूरेट आ गई, तब ये वाला जो फॉर्मूला है न्यूटन का फॉर्मूला हमारा गलत हो जाता है और लाप्लास का फॉर्मूला हमारा सही हो जाता है। यानी ये वाला फॉर्मूला सही हो जाता है, ये वाला फॉर्मूला हमारा गलत हो जाता है। पहली बार न्यूटन चर्चा हमारे फेल हो रहे थे। हाँ, तो धारक में इसी को बोलते हैं लाप्लास संशोधन। तो लाप्लास ने न्यूटन के फॉर्मूले में संशोधन करके साउंड का जो स्पीड का सही फॉर्मूला है वो गामा पी अपॉन डी दिया। यहां डी डेंसिटी है, बल्क मॉडुलस के की जगह गामा पी इंटू टी। ठीक है, अब मैं इसका दूसरा रूप और बताने वाला हूं। बच्चों, साउंड की स्पीड का सबसे पहला रूप तो आपने पढ़ लिया है, साउंड की स्पीड का सबसे पहला रूप आपने पढ़ लिया गैसों के लिए गामा पी अपॉन डी, अंडर रूट गामा पी अपॉन डी, ये हमारा पहला रूप है। ये साउंड की स्पीड का पहला फॉर्मूला है जो कि प्रेशर और डेंसिटी के पदों में है। किसके पदों में है सर? प्रेशर और डेंसिटी के पदों में है। हमें इसी फॉर्मूले को टेम्परेचर के पदों में लाना है। तो टेम्परेचर के पदों में कैसे लाया जाए मैं वो भी बता दूं। बच्चों, आप सब लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पीवी बराबर एम इंटू आर टी पढ़ा होगा, है ना? वॉल्यूम को अगर नीचे लाए तो बताइए मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाता है? डेंसिटी, आर इंटू टी। सुना? और आपको पता है कि ये जो आर होता है इस आर की जगह पर आर यू बटे एम, यानी आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बटे अणुभार ये भी किया जाता है। तो जब हमने प्रेशर की जगह पर ये जो वर्ड लिखा है ना प्रेशर, जब हमने यहां पर प्रेशर की जगह पर डी आर यू बटे एम किया, डी है ना, डी क्या है? एम अपॉन वी क्या है? एम अपॉन वी हमारा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट पी बाई डी निकाल लो ना, यहां से क्यों झंझट लेते हो? आप डायरेक्ट यहां से किसकी वैल्यू निकाल लीजिए, पी बाई डी की। तो पी बाई डी की वैल्यू जब यहां रखी रही तो आर यू टी ऊपर हो गया, एम नीचे हो गया, चेक कीजिए, है ना? या पी की बात रख दो तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों, यहां पर साउंड की स्पीड का दूसरा एक फॉर्मूला आ गया। रूट के अंदर देखो गामा रहेगा और पी बाई डी जब यहां रखोगे तो आर इंटू टी और डिवाइड बाई बताइए क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। ये तुम्हारे पास साउंड की स्पीड का एक नेक्स्ट फॉर्मूला आ गया। दोनों फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, दोनों फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, पहला फॉर्मूला अंडर रूट गामा पी अपॉन डी प्रेशर के पदों वाला है और दूसरा फॉर्मूला बताइए क्या है? अंडर रूट गामा आर टी बटे एम। ये दोनों फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट है। बच्चों, अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि यहां पर ये एम क्या है तो कह देना यहां पर ये जो एम आपने यूज किया है सर, इस एम का नाम है अणुभार। ये एम हमारा अणुभार है, जिस गैस में आप निकालना चाह रहे हैं उस गैस का अणुभार। टी क्या है तो कह देना टी हमारा यहां पर टेम्परेचर है, तापमान है। चलो भाई, अभी भी गामा के बारे में राज नहीं खुला कि गामा क्या है। बच्चों, गामा को ध्यान रखना, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग एडियाबैटिक इंडेक्स। क्या नाम से जाना जाता है? एडियाबैटिक इंडेक्स। ये हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में ध्यान रखना इसका नाम क्या है सर? हिंदी में नाम होता है रुद्धोष्म नियतांक। अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग गामा होता है। अब तीन तरह की आपने गैसें पढ़ी होंगी। सबसे पहली गैस होती है मोनो एटॉमिक, जिसमें 8 एटम हो, जैसे हीलियम नियोन आर्गन 8 एटम है। डाई एटॉमिक जिसमें 2 एटम हो, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, इसमें 2 एटम है, हाइड्रोजन। और एक होता है ट्राई एटॉमिक जिसमें 3 एटम होते हैं, जैसे CO2, NO2, SO2। अरे 3 एटम है मेरे भाई।
तो जो हमारी तीन तरह की गैसें होती हैं, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक, इनके लिए गामा आपको याद करना होता है। तो गामा को याद करने का सबसे आसान तरीका होता है, जैसे हम किसी महिला मित्र का मोबाइल नंबर याद करते हैं ना, है ना, चाहे जितना अटपटा नंबर हो, एक बार कोई बता देना वो याद हो जाता है। वैसे इसको याद कर लो, 574/353, है ना, क्या याद कर लो, 574/353, 574/353। बच्चों ये जो 574/353 आया ना, इसमें से 5/3 आता है, ये मोनोएटॉमिक गैस का गामा होता है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, इन सब का गामा हमारा 5/3। बच्चों 7/5 ये डायटोमिक गैस का गामा होता है, जिसमें 2 एटम होते हैं, जैसे कि O2, N2, H2। 4/3 ये हमारे ट्राइएटॉमिक गैस का गामा होता है, जिसमें 3 एटम होते हैं, जैसे CO2, NO2, SO2। ओके, तो अलग अलग गैसों की जो गामा की वैल्यूज होती हैं वो हमारी अलग अलग होती हैं। कई बार अगर दशमलव में पूछी जाती है तो आप दशमलव बता दीजिए। 5/3 को बताइए हम किस नाम से जानते हैं? सर 5/3 को हम लोग 1.67 या 1.66 रखते हैं, 7/5 1.4 हो जाएगा, और 4/3 हमारा 1.33 हो जाएगा। तो मतलब कहने का ये है कि मैंने आपको यहां पर सारे के सारे फॉर्मूले की एक्सप्लेनेशन कर दी है कि भैया ये कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, और ध्यान रखना साउंड की स्पीड के यही 2 फॉर्मूले हैं जो आपको बड़े काम में आने वाले हैं। रही बात इन फॉर्मूलों की एक्सप्लेनेशन से सवाल कैसे बनता है, किस बात पे निर्भर करता है, मैं उसको भी बता देता हूं। तो अब हम लोगों को ये समझना है कि ध्वनि के वेग को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से, किन किन फैक्टर पे साउंड की स्पीड निर्भर करती है। सबसे पहला फैक्टर, अच्छा फैक्टर को बताने से पहले मैं आपके सामने फॉर्मूला भी लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे। बच्चों पहला फॉर्मूला जो आया था वो √γp/d, ये प्रेशर और डेंसिटी वाला फॉर्मूला था। दूसरा जो फॉर्मूला आया वो √γRT/m, यह हमारा कह सकते हो टेम्परेचर वाला फॉर्मूला था, γRT/m। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले मैंने बताए। अब सबसे पहला फॉर्मूला आता है सर टेम्परेचर पे कैसे निर्भर करता है। तो देखो साफ साफ पता चल रहा है कि जो भी हमारी साउंड की स्पीड है वो कहीं ना कहीं टेम्परेचर के √T के समानुपाती है, √T के समानुपाती है कि नहीं है? अरे ये वाला फॉर्मूला देखो, तो यही सी बात क्लियर हो गया कि अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो बच्चों टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो बताओ साउंड की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो याद रखना टेम्परेचर को बढ़ा देने से साउंड की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ओके, अब तुमसे सवाल में पूछेगा कि कितना टेम्परेचर बढ़ाने से कितनी स्पीड बढ़ती है, ये एक डेटा है जो आता है। तो याद रखना जब जब हम लोग टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं, सिर्फ 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं, तो जो साउंड की स्पीड है वो 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। 0.61 मीटर पर सेकेंड ही हमारी साउंड की स्पीड बढ़ जाती है। सेंटीमीटर में पूछता तो 61 बताते हैं ना। चलो आगे बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाने से साउंड की स्पीड बढ़ती है, और यही रीजन है कि यहां से आपसे 2 सवाल पूछे जाएंगे। बताइए ठंडी और गर्मी में से कब स्पीड ज्यादा होती है, साउंड की स्पीड कब ज्यादा होती है। तो याद रखना अगर तुम्हारे पास गर्मी का मौसम आ गया, क्योंकि गर्मी में आप बताओ टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो गर्मी में ध्यान रखना जो साउंड की स्पीड है वो ज्यादा होती है। और अगर हम सर्दी की बात करते हैं तो कह देना सर्दी में सर टेम्परेचर कम होता है, इसलिए सर्दी में साउंड की स्पीड हमारी कम रहती है। ओके, चलो दाब का प्रभाव, दाब के प्रभाव के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला देखेंगे √γp/d। तो आपको पता है कि दाब के लिए साउंड की जो स्पीड है वो √γp/d के समानुपाती है। अब देखो होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक कोई कंटेनर है, थोड़ा ध्यान से समझना नहीं तो ये गड़बड़ कर दो रे आप। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में मैंने कोई गैस भर दी। मान लीजिए मेरे पास ये कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में मैंने यहां पर क्या भर दिया सर, इस कंटेनर में मैंने यहां पर कोई गैस भर दी, गैस भर दी। बच्चों ये बताओ अगर मैं इसको दबाऊंगा, कॉम्प्रेस करूंगा, तो कॉम्प्रेस करने के बाद क्या होगा सर, कॉम्प्रेस करने के बाद इसका प्रेशर भी बढ़ेगा और मेरे भाई कॉम्प्रेस करने के बाद इसकी डेंसिटी भी बढ़ेगी। बताइए बढ़ेगा साथ। तो याद ये रखना है आप लोगों को कि जब भी कभी हम साउंड की स्पीड पर प्रेशर का प्रभाव देखते हैं तो प्रेशर बढ़ाने पर प्रेशर के साथ साथ डेंसिटी भी साथ में बढ़ती है। ऐसा नहीं कि अकेले प्रेशर बढ़ता है ना, तो मेरे भाई डेंसिटी भी साथ में बढ़ती है। तो एक बात मुझे बताओ, अगर प्रेशर भी बढ़ गया, डेंसिटी भी बढ़ गई, जब दोनों एक साथ बढ़ गई तो बताइए जरा यहां पर जो हमारा साउंड की स्पीड था, है ना, क्या था, साउंड की स्पीड था,
दोनों साथ में बढ़ी है तो साउंड की स्पीड क्या हो जाएगी सर, साउंड की स्पीड हमारी फिर कांस्टेंट रहेगी। याद रखिएगा, क्या याद रखना है कि जब भी कभी प्रेशर में परिवर्तन आता है तो साउंड की स्पीड हमारी कैसी रहती है, कांस्टेंट। तो प्रेशर पे साउंड की स्पीड निर्भर नहीं करती है ना। आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि प्रेशर आप चाहे बढ़ाओ सर, प्रेशर आप चाहे बढ़ाओ सर, या फिर प्रेशर आप चाहे घटाओ सर, दोनों कंडीशन में ध्यान रखना जो भी हमारी साउंड की स्पीड है वो कैसी रहेगी, तो कह देना साउंड की स्पीड हमारी कांस्टेंट रहेगी। दोनों कंडीशन में साउंड की स्पीड हमारी कैसी रहेगी, कांस्टेंट, है ना। तो कहीं ऐसा कोई एग्जांपल पूछ ले तुमसे जहां पर प्रेशर कम या ज्यादा हो और तुमसे पूछ ले साउंड की स्पीड पे क्या फर्क आएगा, तो कह देना साउंड की स्पीड कांस्टेंट रहेगी, प्रेशर पे निर्भर नहीं करती। अब बच्चों अगला फैक्टर आता है डेंसिटी। लेकिन डेंसिटी और प्रेशर के लिए बात सही नहीं है, प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि डेंसिटी बढ़ाने से प्रेशर बढ़ता है। डेंसिटी बढ़ने का मतलब यह हो गया कि वहां पर ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाए, उसका मतलब बिल्कुल नहीं होता कि प्रेशर बढ़ा, इस बात को ध्यान रखिए। तो जब डेंसिटी के प्रभाव की बात करते हैं तो आपको पता है कि डेंसिटी कहीं ना कहीं अंडर रूट डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब भी कभी हम लोग डेंसिटी को बढ़ाते हैं, घनत्व बढ़ाते हैं, तो घनत्व बढ़ाने से बताइए हमारी कहीं ना कहीं साउंड की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ज्यादा घनत्व में साउंड की स्पीड हमारी कैसी रहती है, कम रहती है। इस बात को आप याद रख सकते हैं, है ना। आप इस बात को ऐसे समझो कि अगर आसपास जो है 100 लोग खड़े हैं तो हो सकता है कि 10 मीटर की दूरी पर आप अपने दोस्त को ना बुला पाए, लेकिन अगर वो 100 लोग नहीं हुए हैं, घनत्व कम हुआ, तो आप दूर खड़े हुए अपने दोस्त को भी चिल्ला के बुला सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो जब डेंसिटी बढ़ जाती है, लोगों की भीड़ बढ़ जाती है, तो साउंड की स्पीड हमारी कम हो जाती है। आर्द्रता का प्रभाव याद रखना, जो भी हमारा घनत्व है वो आर्द्रता के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये वायु है, वायु में जब हम नमी बढ़ा देते हैं, नमी, तो नमी बढ़ाने से ध्यान रखना उसका जो घनत्व है वो हमारा कम हो जाता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, कि आर्द्रता और घनत्व एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप ये मुझे बताओ, अगर जैसे कि मान लीजिए ह्यूमिडिटी, आर्द्रता को हम लोग इंग्लिश में क्या नाम से जानते हैं, ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं, आप चाहो तो आप इसको नमी भी बोल सकते हो। बच्चों जब जब हम लोग वायुमंडल में नमी बढ़ाते हैं तो नमी बढ़ाने से ध्यान रखना घनत्व हमारा घट जाता है, और घनत्व हमारा घट जाएगा तो साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी। ओके, तो इन ह्यूमिडिटी बढ़ाने से साउंड की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इससे 2 सवाल पूछे जाएंगे कि आर्द्र वायु और शुष्क वायु में किसमें साउंड की स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है बच्चों, आर्द्र वायु का मतलब क्या होता है ना। आर्द्र वायु का मतलब ऐसी वायु जिसमें नमी हो, मॉइस्ट एयर जिसको बोलते हैं। और शुष्क वायु, शुष्क वायु का मतलब होता है ड्राई एयर, शुष्क वायु। ठीक है, मैं इसको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं इंग्लिश में। बच्चों आर्द्र वायु को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मॉइस्ट एयर, और ध्यान रखना अगर हम लोग शुष्क वायु की बात करते हैं तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है तुम्हारा ड्राई एयर। समझ रहे हैं ना। तो आर्द्र वायु में ध्यान रखना साउंड की स्पीड ज्यादा होती है, और ड्राई एयर में साउंड की स्पीड हमारी कम होती है। नोट डाउन कर लो। अणुभार बढ़ाना, देखो सर अणुभार तो हमारा कहीं ना कहीं नीचे आया था, अंडर रूट उसमें आया था। तो आप बताइए अगर हमने अणुभार बढ़ा दिया तो साउंड की स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा। तो याद रखना जब हम लोग अणुभार बढ़ाते हैं तो साउंड की स्पीड हमारी कम हो जाएगी। अणुभार बढ़ाने से साउंड की स्पीड हमारी कम हो जाएगी। अच्छा सर, अब सबसे मतलब यह है कि जिसमें ज्यादा अणुभार उसमें साउंड की स्पीड कम, जिसमें कम अणुभार उसमें साउंड की स्पीड ज्यादा। जैसे कि हाइड्रोजन का अणुभार आपको पता है कि 2 होता है। ओके, नाइट्रोजन का अणुभार आपको पता है 28 होता है, ऑक्सीजन का अणुभार आपको पता है ना 32 होता है, और CO2 का अणुभार आप सबको पता है कितना होता है 44 होता है। आप बताओ इन सभी में से अगर कोई पूछे कि सबसे ज्यादा अणुभार CO2 का और सबसे कम अणुभार हाइड्रोजन का, तो जिसका अणुभार सबसे कम होगा वहां साउंड की स्पीड ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ उल्टा है, इसीलिए साउंड की स्पीड हाइड्रोजन में बहुत ज्यादा होती है, 1298 होती है हाइड्रोजन में। अभी मैं टेबल के थ्रू याद बिठा दूंगा। तो जिसका अणुभार कम होगा उसमें जो स्पीड होगी साउंड की वो हमारी ज्यादा होगी। स्पीड ऑफ साउंड ये किसमें ज्यादा होगा, तो स्पीड ऑफ साउंड हमारा हाइड्रोजन में ज्यादा होगा। बताइए बात सबको क्लियर है। ओके, आप चाहो तो इसका एक ओवरव्यू रख लो। 2 चीजें ऐसी हैं जिनके बढ़ाने से साउंड की स्पीड बढ़ती है, और 2 चीजें ऐसी हैं जिनके बढ़ाने से साउंड की स्पीड घटती है।
और एक चीज ऐसी है जिससे साउंड की स्पीड कांस्टेंट रहती है ना। अगर मैं ओवरव्यू की बात करता हूं तो टेम्परेचर बढ़ाइए या फिर नमी बढ़ाइए, इन दोनों के बढ़ाने से ध्यान रखना जो भी हमारी साउंड की स्पीड है वो ज्यादा हो जाती है। ठीक, दो चीजें बढ़ाने से बढ़ती है। फिर दो चीजें और लीजिए, एक तो अणु भार बढ़ाइए, डेंसिटी घनत्व बढ़ाइए, इन दोनों चीजों के बढ़ाने से ध्यान रखना साउंड की स्पीड हमारी कैसी रहती है, घट जाती है, बढ़ाने से घट जाती है। और प्रेशर बढ़ाइए तो साउंड की स्पीड हमारी कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ये अभी तक जितना भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है उन एक्सप्लेनेशन का एक तरह का ओवरव्यू है, आप इसको जरूर याद रखें। समझ में आ रहा ना। अब बच्चों है क्या ना, रेलवे के एग्जामों में ना जब पिछली बार ये पेपर आया था तो उसमें अलग अलग माध्यम में साउंड की स्पीड बहुत पूछी रही है, बहुत ज्यादा पूछी रही है, मतलब थोड़ा नहीं बहुत है। तो मैं आपको अब अलग अलग माध्यम में, और यही वो स्पीड है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं को याद करना है। सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटी सी कंफ्यूजन है उसको दूर करूंगा। बच्चों आपने हवा में साउंड की स्पीड 332 भी पढ़ी होगी, हवा में आपने साउंड की स्पीड 332 भी पढ़ी होगी, हवा में आपने 342 भी पढ़ी होगी, और हवा में आपने साउंड की स्पीड जो है वो 346 भी पढ़ी होगी। पता है इन सब में डिफरेंस है। ये सब स्पीड ऐसा नहीं है कि हवा की एक ही टेम्परेचर पे, अलग अलग टेम्परेचर पे, है ना। तो ये सारी की सारी स्पीड साउंड की स्पीड है हवा में। तो जब भी कभी कोई तुमसे पूछे कि हवा में ध्वनि की चाल कितनी कितनी होती है तो कह देना 332 भी होती है, 342 भी होती है, 346 भी होती है। बट ये अलग अलग टेम्परेचर पे। सर 332 जो आपको बतानी है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे बतानी है। अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी। तो 342 जो बतानी है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर बतानी है, और जो 346 बतानी है वो लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर बतानी है। ओके, ये ध्यान रखना। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सॉलिड मीडियम्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लिक्विड मीडियम्स होते हैं, गैस मीडियम्स होते हैं जिनमें आपको साउंड की स्पीड पूछी जाती है। और पिछली बार तो ये आंकड़ा बहुत पूछा गया था, क्योंकि एनसीईआरटी का आंकड़ा है ना, इसलिए तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी नहीं छोड़ा ना, मैं पहले बता दूं। हाँ, सॉलिड एल्यूमिनियम 6420, एल्यूमिनियम में देखो सबसे ज्यादा है साउंड की स्पीड, और वैसे भी सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड में कम, गैस में और कम। तो ध्यान रखना जो हमारा सॉलिड होता है, सॉलिड में सबसे ज्यादा है 6420। फिर निकल में 6040, स्टील में 5960, और लोहे में भी 5950। स्टील और लोहा लगभग पास है, 5960 5950। ठीक है, जबकि ब्रास में 4700 होती है, और कांच में ध्यान रखना 3980। ठीक है, 6420 बहुत इंपॉर्टेंट है एल्यूमिनियम का, निकल का 6040। जब हम लोग वाटर में आ जाते हैं तो वाटर में जो भी साउंड की स्पीड हो रही है थोड़ा कम हो रही, तो सी वाटर यानी समुद्री पानी में 1531 होती है, समुद्री पानी में थोड़ा सा ज्यादा होती है। डिस्टिल्ड वाटर में 1498, डिस्टिल्ड वाटर मतलब शुद्ध पानी, है ना। एथेनॉल का मतलब हो गया एल्कोहल, ये हमारा एल्कोहल है, C2H5OH। बच्चों ध्यान रखना एल्थिल एल्कोहल में 1207 होती है। मेथेनॉल मिथाइल एल्कोहल 1103। हाइड्रोजन में बहुत इंपॉर्टेंट है 1284, कहीं कहीं 1298 भी मिलेगा, 1284 1298 उसके आसपास होती है। हीलियम में 965, एयर में 346 मैंने बताया अभी, ऑक्सीजन में 316 होती है, ऑक्सीजन में 316 होती है। जबकि अगर सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड में ध्यान रखना 213 होती है, ऑक्सीजन में 316 होती है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको आंकड़ा बताया ना, ये आंकड़ा आप सब लोगों को याद करना है। साउंड की स्पीड का आंकड़ा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आंकड़ा। ओके, चलो तो अभी ना मैंने आप लोगों को साउंड की स्पीड पर सारे के सारे पॉइंट क्लियर कर दिए हैं। अब बारी है थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने की। देखिए कि साउंड से कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये चैप्टर का एक पोर्शन मैंने आपको बताया है, जिस पोर्शन का नाम है वेलोसिटी ऑफ साउंड। डिटेल सोल्यूशन के लिए आप मेरा साइंस का लाइव बैच ले लो, अभी तो मैंने दाम भी कम कर दिया, 399 चल रहा है ऑफर में, है ना, कंप्लीट ले लीजिए। ठीक है, सवाल देखो, इनमें से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? ये हमारा एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है, कितना आसान सवाल है। विद्युत चुंबकीय तरंग 7 तरह की होती है, उनमें से याद करो जो एक्सरेज होती है ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, मुझे नहीं बताने जो होते हैं, आपको याद हो जाएगा। बच्चों सवाल लिखा है, ये आरआरसी ग्रुप डी 2018 सवाल है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की स्पीड के बारे में कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, बताना। ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल 316 होती है, अभी अभी मैंने बताया 316 होती है। और आसुत मतलब डिस्टिल्ड वाटर
डिस्टिल्ड वाटर में 1498, जबकि 1531 होती है वो हमारी होती है समुद्री पानी में। ये देखिए, अगर डिस्टिल्ड वाटर की बात करते हैं तो 1498 और समुद्री पानी में 1531, देख लो। तो इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट हमारे कहीं ना कहीं सही है। और ऑक्सीजन में 316 होती है, एयर में 332, 342, 346। तो ये दोनों हमारे कथन सही हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट है अगला, निम्नलिखित में कौन निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता? बच्चों, निर्वात में कभी ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए मीडियम चाहिए। बाकी सब इनमें से वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है। अल्ट्रावायलेट कर सकता है, ऊष्मा कर सकती है, लाइट ना रेडिएशन के थ्रू कर सकती है, लेकिन ध्वनि नहीं कर सकती। बच्चों, यहां वाला सवाल भी इस तरह के बहुत सारे सवाल पूछे रहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम में ध्वनि की स्पीड इतनी होती है, निकल में इतनी होती है। बच्चों, एल्यूमिनियम में मैंने 62 20 नहीं बताई थी, 64 बताई थी। ये निकल में 60-40 बताई थी, 60-40 याद करो। ये हमारा 64-20। इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट हमारे कहीं ना कहीं गलत है, दोनों गलत है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला उत्तर। ऑप्शन नंबर सी वाला सही है, ना तो ए सत्य है ना ही हमारा बी सत्य है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। गर्मी और सर्दी में आप बताओ कहां पर साउंड की स्पीड ज्यादा होती है? गर्मी में ज्यादा होती है ना, तो सर्दी और गर्मी में समान होती है, गलत। मोर इन समर देन विंटर, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। शीत ऋतु की तुलना में ग्रीष्म ऋतु में ज्यादा होती है, यह बात एकदम सही है। ठीक है, अरे नेक्स्ट अगला, ध्वनि तरंगों के बारे में बताओ कौन सा कथन सही है? ये हमारा आरबी जेई 2019 का सवाल है। सही नहीं है, सॉरी सही नहीं है। यह 330 से 350 मीटर की गति से यात्रा करती है, सही है। यह मैकेनिकल वेव, ये भी सही है। सवाल बताना था कौन सा सही नहीं है। उन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं है, गलत। यात्रा करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। आप बताओ, क्या साउंड वेव बिना माध्यम की यात्रा कर सकती है? नहीं सर। यह लंबी दूरी की यात्रा नहीं कर सकता, हाँ ये एकदम सही है। साउंड कभी लंबी दूरी के लिए यात्रा नहीं कर सकता। आप सबको ये बात पता होना चाहिए कि साउंड एक निश्चित दूरी तक ही यात्रा कर सकता है, लंबी दूरी तक नहीं। अरे लंबी दूरी तक यात्रा करता तो मैं यहां से चिल्लाता और मेरी गर्लफ्रेंड जो रूस में है, मान लो चाइना में है, सुन लेती। मैं आवाज देता सीला है, चाइना में वो मान लो चाउमीन खा रही है तो उसे सुनाई दे जाता है कि मैंने पुकारा है उसको, नहीं होता ना ऐसा। तो इसका मतलब ये सही है कि ये लंबी दूरी तक यात्रा नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला गलत है, सी वाला गलत है। अरे ये लीजिए, ये वाला सवाल मैं होमवर्क लिए दे रहा हूं आपको, क्योंकि जो कुछ भी मैंने पढ़ाया उससे स्टेटमेंट वाला सवाल है। मुझे देखना है कि आप सब लोग जो है ना इसका स्टेटमेंट का कितना सही आंसर देते हो। सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इनमें से कौन सा उत्तर हमारा सही है। सही उत्तर का चयन करना है। ध्वनि के वेग के बारे में 4 बातें लिखी हैं और 5 बातें लिखी, उनमें से बताना है कि कौन सी बात सही है। ठीक है, कैसा लगा आपको ये कॉन्सेप्ट? नीचे सारे के सारे बच्चे मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। और मैं देखिए कितनी ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहा हूं, और मैं ये चाहता हूं कि आप सब लोग भी मुझे ईमानदारी के साथ अपना काम करो। आज के साउंड की वीडियो में मुझे सारे बच्चों का कमेंट चाहिए। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जिसने वीडियो को प्रॉपर देखा हो, हाँ जो जिसको अच्छा लगे, जिसने प्रॉपर पूरा देखा हो, वो सारे बच्चे मुझे कमेंट चाहिए। मुझे कम से कम 300 प्लस कमेंट चाहिए आज के सेशन में, और सारे बच्चे बताएं ताकि मुझे और वीडियो बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिले। इंस्पिरेशन, मेरी थोड़ी इंग्लिश कमजोर है ना, तो मुझे प्रेरणा मिलनी चाहिए ना कि आप सब लोग मेरे सेशन को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। मुझे और अच्छे अच्छे सेशन बनाने चाहिए। उसके लिए आप सब लोगों का कमेंट करना, सपोर्ट करना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ साथ ये जो शुरू में मैंने आपको प्लेलिस्ट बताई, ये प्लेलिस्ट आप सारे बच्चों के साथ शेयर कीजिए। खासतौर से इसकी प्लेलिस्ट जरूर शेयर कीजिए। ये जो मैंने आपको अभी प्लेलिस्ट दिखाई थी, ये वाली प्लेलिस्ट, ओके, ये वाली प्लेलिस्ट आपको जरूर सबके साथ शेयर करनी है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सके। और वो भी ये जो 45 दिन की सीरीज चल रही है, इस 45 दिन की सीरीज का लाभ उठा सके। 45 दिन साइंस थ्योरी, देखो आवर्धन क्षमता कितना बढ़िया लग रहा है। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।